Hello friends, myself Vinod Chorsia, your friend, your guide, your mentor, your coach. आप कुछ भी समझ सकते हैं। आज हम आपके सामने लेके आए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपके बेसिक फंडे भी क्लियर करेगा, आपको एलएलबी, सिविल जज, एडीपीओ, मेंस, एपीपी, असिस्टेंट प्रोफेसर हर सब्जेक्ट में काम आएगा। क्योंकि हम रट्टाफिकेशन करके पढ़ने वाली पद्धति अब छोड़ चुके हैं। हमारे कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक हम आगे का बेस क्लियर नहीं होगा तो हम आगे का पढ़ भी नहीं पाएंगे, और यही समस्या आती है। आपने मेरे पहले भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो पहले वीडियो बनाया है उसमें आपने देखा होगा, मैंने उसमें बेसिक फंडा सारा क्लियर कर दिया है स्टार्टिंग में कि ट्रांसफर क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बेसिक नियम क्या है। तो हम चल और अचल, मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे जो हम कॉन्ट्रैक्ट 7 में मतलब कॉन्ट्रैक्ट 2 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। तो अब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर वही सब इनमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के बारे में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर मॉर्गेज जो है, बंधक जो सेक्शन 58 में दे रखा है, तो मॉर्गेज हमेशा अचल संपत्ति का होगा। अचल संपत्ति मतलब इनमूवेबल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मूव नहीं होगी कहीं पर भी, ये अचल संपत्ति का होगा, इनमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। क्यों? क्योंकि मकान, घर, ये कहीं पर हम उठा के ले जा नहीं सकते हैं। क्योंकि इन दोनों कंडीशन में, नीचे को पढ़ा रहा हूं मैं, गिरवी प्लेज की बात करेंगे हम, तो ये चल संपत्ति का होगा। दोनों सिचुएशन एक जैसी है, दोनों में ही संपत्ति का जो मालिक होता है, ध्यान रखिएगा यहां पर दोनों सिचुएशन किसके लिए है? दोनों सिचुएशन मालिक के लिए दे रखी है, जो कि संपत्ति का मालिक है। किसका मालिक है? संपत्ति का मालिक है। संपत्ति का जो मालिक है वो ये दोनों चीज रख सकेगा। ठीक है, तो बंधक में वह उस संपत्ति के 6 प्रकार के बंधक है, अभी हम आगे देखेंगे। तो बंधक में वो संपत्ति जो अचल है वो किसी के पास कुछ समय के लिए रख के कुछ पैसा उधार ले रहा है। ठीक है, और गिरवी के अंदर क्या होता है? चल संपत्ति होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मोबाइल है हमारा, पेन है, घड़ी है, कुछ भी चीज हमारी जो चल संपत्ति है, गाड़ी है, हम किसी के पास गिरवी रखते हैं क्योंकि मालिक रखता है कुछ समय के लिए, और धन देके वापिस अपनी चीज को छोड़ा लेता है। तो वो चल संपत्ति होगी तो गिरवी कहलाएगी, अचल है तो बंधक कहलाएगी। ये दोनों कौन रख सकता है? मालिक रख सकता है। क्लियर हो गया? अब कौन सी कंडीशन आएगा जहां मालिक नहीं है और वो चीज ले रहा है ना? तो हम वहां पर चलते हैं, वहां पर क्या होगा? तो ये दोनों फंडे क्लियर हो गए आपके चल और अचल संपत्ति के, है ना? अब आइए देखिए, हम आगे देखते हैं। यहां हम देखेंगे पट्टा और उपनिधान, लीज और बेलमेंट। क्योंकि वहां पर हमने क्या देखा था अभी? मॉर्गेज, और मॉर्गेज के साथ एक और हमने क्या चीज देखी थी आपकी? हमने वहां पर चल अचल संपत्ति दोनों के बारे में देखी थी। तो हमने वहां पर एक तो गिरवी देखा था और एक देखा था बंधक, है ना? अब इसका उल्टा देखेंगे। यहाँ पर जो है संपत्ति का मालिक नहीं, वहां मालिक थे। यहाँ पर संपत्ति का मालिक नहीं है और इसको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वो कुछ समय के लिए ले रहा है यहाँ पर। तो जब हम पहले बात करेंगे पट्टे की, मुझे कोई सी जमीन चाहिए जो कहीं हिल नहीं सकती, क्योंकि वो क्या है? इनमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो जब वो इनमूवेबल है तो क्या होगा? उसे मैं हित के लिए ट्रांसफर करवाऊंगा कुछ समय के बाद और उपयोग करके वो वापस लौटा दूंगा। तो ये हो जाएगा अचल संपत्ति में पट्टा, जिसको लीज कहेंगे। और यही चीज अगर चल संपत्ति के बारे में होगी तो वो बेलमेंट होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं। उपनिधान, बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट किसी की गाड़ी लेके आ जाना, किसी की कार उधार ले लेना, कुछ समय के लिए किसी की ऑटो रिक्शा उधार ले लेना चलाने के लिए। तो ये उपनिधान है, वो हम यूज करेंगे, या तो सशुल्क होगा या निःशुल्क भी हो सकता है, और हम वापिस उसे वस्तु लौटा देंगे। ये क्या है? ये एक जगह से हिल नहीं सकती, ये हर जगह हम ले जा ला सकते हैं। तो दोनों
एक्ट में अलग अलग डिफाइन कर रखा है इसको। अगर ये चल संपत्ति अगर एक ही होती तो इधर हमको जरूरत ही नहीं पड़ती ट्रांसफर प्रॉपर्टी में। तो स्पेशल मॉर्गेज और लीज के लिए, पट्टा और बंधक के लिए है ट्रांसफर प्रॉपर्टी बनाई गई है। और गिरवी और उपनिधन कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंदर बेसिक क्लियर होंगे अगर आपके, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर संपत्ति का मालिक नहीं होगा। इसके पहले वाले में दोनों में संपत्ति के मालिक होंगे, यहाँ पर दोनों में मालिक नहीं है। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अचल संपत्ति के बारे में कि क्या हम ट्रांसफर करेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे, कौन सी चल संपत्ति के बारे में, कौन सी अचल संपत्ति के बारे में। तो आपको सिर्फ एक पेरा याद करना है कि जहाँ पर इसके पहले हमने बंधक संपत्ति पढ़ी थी तो गिरवे से याद करना है, मतलब वो मॉर्गेज है तो प्लेज से याद करनी है। और जब पट्टा लेजी है वो उपनिधन बेलमेंट के थ्रू याद करना है। अगर ये वाला बेसिक फंडा क्लियर है तो आपको आगे की सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब हम एक और बेसिक फंडे के बाद हम एक और चीज आपको बताना चाहेंगे। हम अब देखेंगे बंधक के, मॉर्गेज के प्रकार। ये सिविल जज, एडीपीओ और असिस्टेंट प्रोफेसर, एपीपी, हर सब्जेक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बेसिक है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपको आगे एज अ एडवोकेट कंपनी के अंदर ये प्रॉपर्टी डील करने में, रजिस्ट्री करने में, सब में काम आता है। और आप अगर कहीं पर कोई मॉर्गेज डीड तैयार कर रहे हैं वहां पर तो बहुत जरूरी है आपकी संपत्ति कहां पर जारी, कहां रख रहे हैं। तो मॉर्गेज का सेक्शन है 58A। 58 में मॉर्गेज दे रखा है। आपको जब एग्जाम होती तो वहां पूछते हैं कि बताइए कि सशर्त कंडीशनल जो है मॉर्गेज कहाँ है, तो आपको तत्काल याद रहना चाहिए 58C में। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 58A, B, C, D और इसको हम कैसे याद करेंगे हम देख लेते। पहले मैं समझाना चाहूंगा बंधक के कितने प्रकार होते हैं वो हम याद करेंगे। सबसे पहले होता सादा बंधक, सिंपल मॉर्गेज। ये सेकंड है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। तो ये सी है, सी से कंडीशनल आपको दिख रहा है तो सी से कंडीशनल याद हो जाएगा आपको। सी सशर्त कंडीशनल, ठीक है। फिर डी से दावत उड़ाते हैं आप, मतलब भोग लग रहा है ना, उपभोग कर रहे हैं, तो डी से आपको भोग बंधक आ गया है ना, यूसुफ फैक्ट्री। अब हम नीचे आएंगे इंग्लिश, ई से ई इंग्लिश बंधक, ई से ई इंग्लिश बंधक, याद आ रहा, ई से ई हो रहा है। अंग्रेजी बंधक क्या होता है तो ये एक याद हो गया। फिर लास्ट में आएंगे टाइटल डीड्स वाला, हक विलेख का बंधक ये है। और लास्ट वाला विलक्षण बंधक, एनुमुलस मॉर्गेज जो होगा, विलक्षण बंधक सबसे लास्ट में आएगा, जी में आएगा। तो आप एक बार देख लीजिए कि कैसे याद होगा। बंधक, सादा बंधक, भोग बंधक, सशर्त बंधक, ऐसे सीक्वेंस में हमें जो है थोड़ा सा देखना है। तो मैंने आपको जो कंडीशन बताई वो देखेंगे। पहला हो गया बंधक, फिर आ गया सादा, सी से कंडीशनल, डी से भोग, ई से इंग्लिश और लास्ट का हक विलेख और विलक्षण बंधक। अभी बंधक किस प्रकार कहां पर काम में आते वो भी देखेंगे। सादा बंधक ऐसा बंधक रहता है जिसमें हमें किसी के पास कोई चीज रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी बात, आपका व्यवहार ही आपको काफी है। जैसे मुझे एक पिक्चर का सीन याद आ रहा है, जंजीर पिक्चर थी, जिसमें प्राण अपनी मूंछ का भी एक बाल जो है गिरवी रख देते हैं। हमारे तो कितने बाल इधर उधर पड़े रहे आम इंसानों के। उसमें एक बताया गया था कि ईमान का पक्का व्यक्ति कि मेरा एक बाल भी किसी के पास गिरवे है वो भी छुड़ाना है, तो उस पर ही वो उसको जो है कुछ अमाउंट वगैरह दे देता है। ये सब काल्पनिक बातें हैं, प्राचीन काल में ऐसा होता होगा। आजकल तो सब लिखा पढ़ी करते हैं और रजिस्ट्री वगैरह जो भी होता है नोटराइज्ड होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सादे बंधक में तो आपका व्यवहार ही काफी, अगर आप व्यवहार में चूक करेंगे तो वो बेच के आपको देना है। सशर्त बंधक और इंग्लिश बंधक सेम रहता है। सशर्त और इंग्लिश बंधक कंडीशनल, और इंग्लिश बंधक के अंदर क्या है कि कंडीशन डली रहती है कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम वो जो चीज मॉर्गेज में रखी वो हम ले लेंगे या हम उस चीज को बेच देंगे। क्लियर हो रहा है। और बैंक हमेशा यही वाला बंधक रखती है, इंग्लिश बंधक। सशर्त इंग्लिश सेम है, ठीक है। भोग बंधक में क्या होता है कि ये मकान है, मकान हम किसी को गिरवे रख देंगे तो वो इसका उपभोग करेगा या उसका रेंट लेगा, भाटक जिसको कहते हैं, या तो उसका किराया प्राप्त करेगा या खुद उसका उपभोग करेगा। तो हमने उसको दे दिया है संपत्ति को और वो उसमें से लेगा देगा या वापस उसको यूज करके दे देगा। हक विलेख का बंधक क्या होता है, जैसे किसी की बहुत सारे जो महानगर है वहां पर प्रॉपर्टी हो, जैसे अंबानी है या मानो बड़े बड़े टाइकून्स रहते हैं, मालिया है या अडानी है, इनकी हर क्षेत्र में हर जगह काफी प्रॉपर्टी, जैसे सारा आश्रित है।
तो वो कहीं पर भी कोई लोन लेते गवर्नमेंट से या कुछ होता है तो वे लोन जब मॉर्गेज पे मतलब रखते हैं तो कोई भी एक डीड साइन कर देते हैं कि आप मेरी इतनी संपत्ति में से अगर मैं ये वाली डीड पे पैसा नहीं दे पाऊं तो आप मेरी कोई सी भी संपत्ति बेचकर और आप अपना जो है कर्जा ले सकते हैं। तो वो हक विलेख में लिख देते हैं, आप कोई सी भी संपत्ति ले सकते हैं। तो हक विलेख की होगी। और पांचों में जो बंधक नहीं मिलता है वो आपको छठे में मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम विलक्षण बंधक कहते हैं। तो एक बात और ध्यान रखिए, ये 58A से शुरू होता है और B से बंधक की काउंटिंग शुरू होगी। लोग क्या करते हैं, अधिकतर स्टूडेंट को मैंने देखा है 58B से शुरू कर देते हैं, 58A से शुरू कर देंगे सिंपल मॉर्गेज, तो वो एग्जाम में भी गलत ऑब्जेक्टिव टिक लगा के आते हैं। तो आपने देखा कि मॉर्गेज कितना सिंपल है, हमने इस पे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए बंधक की डेफिनेशन क्या है, सादा बंधक कहाँ दिया जाता है, नीचे कंडीशन रख देंगे कि मतलब टाइम खत्म होने के बाद हम जो है संपत्ति को बेच देंगे या कब्जा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर आएगी। तो पूरा बंधक का जो है ये चैप्टर इसी हिसाब से आपसे क्वेश्चंस में आएगा। आपसे ये पूछ लेंगे ऑब्जेक्टिव टिक में इसमें से कौन सा बंधक है, कौन सा बंधक ने एक नया बंधक लगा देंगे इसके अंदर, है ना, दस्तावेजी बंधक या कुछ नया निकल लगा देंगे, एक हाथ हटा देंगे कि इसमें से कौन सा बंधक नहीं है, इसमें से कौन से बंधक है, उपरोक्त सभी, मतलब इसके ऊपर कम से कम 100 क्वेश्चंस बन सकते हैं अभी, है ना, ऑब्जेक्टिव टिक में। मैथ्स में भी आप तो अच्छा डायग्राम बना के सीक्वेंस में लिख के इसकी डेफिनेशन लिख दोगे तो बढ़िया हो जाएगा, एक केस लिख दोगे तो आपको इजी गोइंग हो जाएगा, है ना। अब बंधक संपत्ति में आगे क्या है वो मैं बताना चाहूंगा कि जो बंधक संपत्ति आपने रखी थी मॉर्गेज में जो रखी थी वो अचल संपत्ति थी। और जब अचल संपत्ति आपने किसी के पास रखी थी, गिरवी नहीं रखी थी, मॉर्गेज में रखी थी, गिरवी चल संपत्ति का होता है। तो अचल संपत्ति में ये घर हमने किसी के पास मॉर्गेज में रखा था, तो जब मैं उस पैसे का पूरी रकम का या तो इंटरेस्ट के साथ होगा या बिना इंटरेस्ट के होगा, उस टाइम पे जो मैंने टाइम लिया था उस टाइम पे वो पैसा दे के जब मैं अपना मकान वापस लूंगा, पैसा दे के अपना मकान वापस लूंगा, उस प्रक्रिया को मोचन कहते हैं, रिडम्पशन कहते हैं। क्लियर? मोचन किसको कहते हैं? रिडम्पशन। मोचन करता कौन रहेगा? मालिक रहेगा, वो वापस से पैसा देके अपनी संपत्ति घर छुड़ा रहा हूं। क्लियर? बट संपत्ति का मूल्य बहुत ज्यादा हो गया है और जब मैं अपने मकान का पैसा देके चुकाने में असमर्थ हूं, टाइम बार हो रहा है, तो जिसके पास मैंने पैसा लेके अपना मकान रखा था वो व्यक्ति जिसके पास मकान रखा, जो मकान का मालिक नहीं है, अब वो पूरा बंधक बना लेगा, उस मकान को फोरक्लोज करा देगा, मतलब वो उस धन के बदले में मकान का स्वामित्व हो जाएगा। क्योंकि पैसे से ज्यादा अगर मकान की कीमत से पैसा ज्यादा होगा तो आप छुड़ाने जाएंगे क्या? ये पेन 50 रुपए का है, अब इसके 100 रुपए हो गए तो आप किसी के पास 100 रुपए देके पेन लेने जाओगे कि नया पेन खरीद लोगे? नया पेन ही खरीदेंगे। तो जब इसकी संपत्ति का मूल्य ज्यादा होने लगता है तो जिसके पास गिरवी रखा रहता है, मतलब एक बंधक में रखा रहता है, वो कहता है कि भाई आप छुड़ा लो, ये टाइम बार हो रहा है, तो फिर वो उसको पूरा बंधक न्यायालय से या लिखा पढ़ी के आधार से ऑब्वियसली कोर्ट ही करेगी, तो इसको पूरा बंधक बना लेगा। चीज क्लियर हो गई पूरा? हमने आज बंधक देखा, बंधक के टाइप्स देखे, बंधक पे आने वाले क्वेश्चन देखे, मोचन क्या होगा, इसके सेक्शंस भी आप याद रखिएगा, 58 में आता है, ये 60 में आएगा, ये 67 में आएगा। आपको सेक्शंस नींद में भी याद होने चाहिए, रात को 3 बजे को उठा के पूछे तो एकदम फंडे क्लियर होने चाहिए। अभी हमने लीज देखी थी, पट्टा देखा था, 108 में था, इसके पहले बैली प्लेज हमने काय में पढ़े थे, हमको बैलमेंट वगैरह सब याद होना चाहिए। तो ये हम कॉन्सेप्ट के साथ लिखेंगे, परीक्षा में जब हम डिफरेंस करेंगे, सेक्शन डालेंगे, सेक्शन के साथ डेफिनेशन डालेंगे तो ही नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और आइकॉन बेल को भी प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें। QR कोड है, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हमने ग्रुप से जुड़ने के लिए, और सिविल जज एडीपीओ की ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बेसिक फंडे क्लियर करने के लिए, या LLB की ही अच्छे से तैयारी के साथ सिविल जज और एडीपीओ के लिए, ये सिविल जज एडीपीओ के फंड देते हैं, तो LLB के साथ ही सिविल जज एडीपीओ की तैयारी करें कि पहले अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके बेसिक फंडे रटना न पड़े, सिर्फ समझ के ही हम क्लियर कर लें। अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल लाइक करिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।